नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल। समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने अपना जन्मदिन जनसेवा कार्यों के साथ मनाया। सुबह पत्नी के साथ मंदिर में पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया और झुग्गी बस्तियों के बच्चों को भोजन वितरित किया। फार्म हाउस पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर व उपकरण बांटे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। पुलिस बैंड ने देशभक्ति धुनों के साथ शुभकामनाएं दी। जिले भर में सेवा कार्यक्रम हुए। लोहागल रोड स्थित फार्म हाउस पर ढोल, नगाड़ों और फूलों से पलाड़ा का स्वागत हुआ। समाज सेवा को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने आज अपने जन्मदिवस की शुरुआत जनसेवा कार्यों से की। सुबह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कल्पवृक्ष महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और प्रदेश में अच्छी बारिश, सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद पलाड़ा दंपत्ति ने अपने हाथों से गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया। पलाड़ा ने पंचशील नगर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब व असहाय बच्चों को भोजन के पैकेट वितरित किए, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। पलाड़ा ने फार्म हाउस पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर और अन्य उपकरण बांटे। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। सभी ने पलाड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। राजस्थान पुलिस बैंड द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पलाड़ा को संगीतबद्ध शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक धुनें गूंजी। समाजसेवी पलाड़ा के जन्मदिवस को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। जन्मदिन को जनसेवा पर्व के रूप में मनाने के लिए एक सप्ताह पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। जिले के विभिन्न हिस्सों में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में मरीजों को फल वितरित किए गए और गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया गया। विजयनगर, रूपनगढ़, केकड़ी, सावर, नसीराबाद और किशनगढ़ में भी फल वितरण और गौ सेवा के कार्यक्रम हुए। रूपनगढ़ में शरबत वितरण का भी आयोजन किया गया। भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन की धूम केवल अजमेर जिले तक सीमित नहीं रही। नागौर, मालपुरा, टोंक, जयपुर, राजसमंद, उदयपुर सहित विभिन्न जिलों में भी समर्थकों ने सेवा कार्य के साथ जन्मदिन मनाया। लोहागल रोड स्थित फार्म हाउस तक पलाड़ा का भव्य स्वागत किया गया। पंचशील गौशाला, लोहागल रोड से लेकर फार्म हाउस तक फूलों की बारिश की गई और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें स्वागत जुलूस में लाया गया। रास्ते भर समर्थकों ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। भंवर सिंह पलाड़ा ने अपने जन्मदिन को पूरी तरह सेवा को समर्पित कर यह संदेश दिया कि उत्सव केवल व्यक्तिगत खुशी का नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने का अवसर होना चाहिए। पूरे दिन चलने वाले जन कल्याणकारी कार्यक्रमों ने जन्मदिवस को एक समाजसेवी पर्व में बदल दिया। इस मौके पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने भंवर सिंह पलाड़ा को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने पलाड़ा को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ITSSO की मई रिपोर्ट के अनुसार अजमेर रेंज ने महिला यौन उत्पीड़न मामलों के निपटारे में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में अजमेर रेंज में अपराधों में 17% की कमी दर्ज की गई, जिससे यह राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। यह जानकारी मंगलवार को रेंज DIG ओम प्रकाश जी ने दी। में जो कार्रवाई का जो वृद्धि होती है तो वो आमजन को उद्वेलित करता है। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में पूरे राज्य में हम फिर अच्छी स्थिति में, और हमारे यहाँ करीब 39% का डिक्लाइन जो है संपत्ति संबंधी अपराधों में हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, बार बार मैं आपको कहता था, ITSSO जो हमारा महिला अत्याचार, पोक्सो संबंधी जो मुकदमे थे उनके डिस्पोजल को लेके था। जुलाई में हमने जब ज्वाइन किया था, उसके बाद जुलाई का जो आंकड़ा देखा था उसमें हम राज्य में 12वें स्थान पे थे और हमारा बहुत नीचे था। बेसिकली ये जो स्कोर है आपका महिला अत्याचार, पोक्सो संबंधी मामलों का, विदिन 2 मंथ अगर डिस्पोजल करते हैं तो आपका अच्छा होता है। अगर 2 महीने में डिस्पोजल नहीं करते तो आपका जो आंकड़ा खराब हो जाता है। तो स्टेट का जो एवरेज है वो अभी 65% है और इसमें भी हम लगभग 70% के आसपास हैं। तो पूरे राज्य में पहले हम 12वें नंबर पे थे, आज हम 2nd स्थान पे हैं इसमें ITTSSO कंप्लाइंस रेट में। एक इम्पोर्टेंट और जो है सबसे बड़ा है कि आपका मुकदमे हो गए, अनुसंधान हो गया और न्यायालय में चालान पेश हो गया, लेकिन सजाओं के मामले में इस चीज़ को मैं देखना चाहता हूं कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहती है। अगर दुष्कर्म के मामले या छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले या महिलाओं के अत्याचार के जो मामले हैं वो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके और स्पीडी ट्रायल करा करके लगभग 164 प्रकरणों में हमने इसमें सज़ा कराई, जिसमें ज़्यादातर आजीवन कारावास के मामले में सजा हुई है। इसमें मृत्युदंड भी है 4 केसेस में इसमें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा वेलफेयर का पार्ट है, उसमें अब तक 20 बोर्ड करा चुके हैं। जो 2015 के बाद में जो भर्ती पदोन्नति के जो काम रुका हुआ था, विशेष रूप से नागौर जिले में
10 साल से बहुत सारे लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए थे, तो वो हमने नागौर ज़िले में अकेले में नहीं ही 10 बोर्ड करवा दिए। तो 400 से अधिक जो प्रमोशंस हैं वो इस अवधि में किए गए हैं, क्योंकि ये काम जो है पहले चुनाव थे, चुनाव के बाद इसको फोकस करके और पदोन्नति जो अच्छे खासी पदोन्नति करा के और पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो विकसित किया है। एक इम्पोर्टेंट जो हम बार बार आप लोगों से बात करते हैं कि हमारा जो ई जन सुनवाई वाला विषय था, उसमें बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जो ही हमारे यहाँ पे ई जन सुनवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब जिस डेट आती है, तो शुरू में इसका आंकड़ा था कि हमारे 50% काम हो जाते थे, 80 हो जाते थे, लेकिन अभी लास्ट की जो फ्राइडे की जो जन सुनवाई थी, जो ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो उनको जो परिवादियों के थे वो 100% काम हो गए। तो यानी लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो थाने पे जाकर के शुरू में कुछ साथियों ने इस बात की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शिकायतें जाके थानाधिकारी के समक्ष ही पेश करता है, लेकिन शिकायत करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हमारा ये होगा कि हमारे 100% उनके काम जो हुए, तो आप चाहें तो हम आपको आंकड़ा देख करके और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए लगभग साल भर होने आया है, तो हमारे जो आंकड़े, जो लेखा जोखा जो हमने काम किया है, बीच में ध्यान था कि आपको इस रेंज में भीलवाड़ा नया जुड़ गया था। पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज में था, तो जुलाई 2024 में हमारी स्थिति क्या थी और अभी जून में हम किस स्थिति में हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए, हमारा क्या कार्य करने में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी कमियां रही, इसके बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि BNS और जो पुरानी जो IPC थी उसके हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइड सा थोड़ा सा कमिश्नरेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज है राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए हैं। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो NDPS, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज़ का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज़ को लास्ट जुलाई के बाद में जो आपका 10-11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की, और जो नए कानून है उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अवृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे, और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस 3rd और 4th के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC/ST का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण, वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC/ST एट्रोसिटीज़ में हम करीब 34.29% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका है, किसी भी ज़िले का या रेंज का या राज्य का अपराधियों के प्रति होती है, किसी मुकदमे के, बॉडी ऑफेंस के मुकदमे के मुलजिम को गिरफ्तार करने से संबंधित है, अनुसंधान के मामले में है, केस का डिस्पोजल करने के मामले में है, या संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले में, या जो आपके साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया, उनसे संबंधित हैं, या कोई छोटा मोटा ज़मीनी विवाद है, कोई खेत का विवाद है,
उन सभी प्रकरणों में ये जन सुनवाई के जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लास्ट की जो हमारी फ्राइडे की जो वीसी थी उसमें 100% कार्रवाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हो चुकी थी। तो ये भी हमारा एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और आप लोगों में इसमें आप लोगों ने जितना इसको प्रचार प्रसार किया उसका फ़ायदा आम जन को मिला है और आशा करता हूँ कि आप लोगों का इसी तरह का सहयोग भविष्य में मिलता रहे। थैंक यू। नकबजनी के ही आंकड़े हैं, जो 40% का डिक्लाइन हुआ है ना, वो उनका डिक्लाइन पूरा रेंज का ही डिक्लाइन है। इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, डिक्लाइन हुआ है। और हमारा जो रिकवरी परसेंट और चालानी परसेंट जो बहुत डाउन था उसको भी स्टेट लेवल से काफ़ी इसमें हाई है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, हमें और काम करना चाहिए इसमें, फिर भी और ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आंकड़े हमने आपसे शेयर नहीं करते, हम बता सकते हैं किस रेंज में कितने बढ़े, वो मतलब हमारे पास वो डेटा भी है। हाँ, वो आपको आंकड़े दे देंगे, पिछली बार कितना था अब कितना है। इसी तरह से महिला अत्याचार पिछली बार कितने थे अब कितने, वो आपको आंकड़ा दे देंगे। भाई पहले कितना प्रॉपर्टी ऑफेंस बढ़ा था, अब कितना डाउन हुआ प्रॉपर्टी ऑफेंस आपका। इसी तरह से लोकल एंड स्पेशल एक्ट, माइनर एक्ट, वुमेन एट्रोसिटी, SC ST एट्रोसिटी, वो पुराने आपको जुलाई के डेटा आपको दे देंगे, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, वो इसमें आपको बिल्कुल डेटा के साथ आपको दे देंगे। नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज नगर निगम द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े ठेलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगम द्वारा ठेलों को जब्त किया गया। उपस्थित निगम अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये क्या GCA के सामने की कार्रवाई है, ये वेंडिंग जोन है। वेंडिंग जोन में काफ़ी टाइम से जो ठेले बंद पड़े हैं और अवैध रूप से मतलब खोल ही नहीं रहे और कोई रसीद नहीं कटवा रहे हैं, एक के 2-2, 5-5 ठेले हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। जो रसीद कटवा रहे हैं उनको वेंडिंग जोन में लगा सकता है, जो रसीद नहीं कटवा रहे हैं उनको जब्त कर रहे हैं। हाँ, लगातार जैसे हर महीने की एक ठेले की 1200 रुपये की रसीद, केबिन की 1200 की है और ठेले की 1000 रुपये की रसीद है। तो हर मंथली कटाते रहे और लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो है 8 केबिन है और 2 ठेले लगातार जारी रहेगा। हरी सिंह। आज एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के सामने उपस्थित होकर न्याय व सुरक्षा की मांग की है। महिला ने बताया उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे डरा धमका रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इस पर महिला ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। और क्या हुआ है? भाईसागर रोड रावतनगर से आए हम। मेरा पति दूसरी औरत के साथ रहता है, दूसरी शादी कर ली उसने और मेरे को मारने की, मेरे बच्चों को उठवाने की और धमकी देता है। घर पे गुंडा भेजता है हमारे को मारने के लिए और मेरे ऊपर तलाक का दबाव डालता है कि मतलब तू मेरे को तलाक दे दे। मैंने फैमिली कोर्ट में ये खर्चे का दावा डाल रखा है, मतलब मेरे को खर्चा दे ऐसे। तो मेरे को धमकी देता है मारने की, मेरे बच्चों को, मेरे को। और वो कारें मैंने दिलवाई और 8 लाख रुपए इधर उधर मैंने दिलवाए उसको, वो पैसे लेके घर से हो गया। तो उसका भी नाम नहीं है देने का, उल्टी धमकी देता है। लगभग कितनी गाड़ियां आपने दिलवा रखी है और अभी क्या करता है उसका? अभी उसके पास 4 गाड़ी है, एक इनोवा है, 2 टवेरा है, एक इटोस है, 4 गाड़ियां है उसके पास। आप ही के नाम है सारी? यह गाड़ियां उसे ही का ही नाम है। मैंने उसमें भरोसा करा, विश्वास करा उस पे, ये नहीं सोचा मेरे को छोड़ के भाग जाएगा ये। हाँ, मैंने शादी की उनके साथ, तेरे लिए उसको, इसके साथ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए 30 साल तो सही हो गए। 14-15 साल की थी जब मेरे पापा ने शादी करके ससुराल भेज दिया मेरे को। हाँ। अब क्या नाम के साथ रहता है? इस औरत के साथ रहता है वो। क्या नाम है? इस औरत का नाम पता नहीं है। तो क्या आपको धमकियां भी देता है? हाँ, मेरे को धमकियां देता है मारने की। क्या कहता है? मारने की धमकी, तेरे को और तेरे बच्चों को उठवा दूंगा मैं, मेरे को तलाक पे सेंड कर दे। तो आप थाने नहीं गए थे? थाने गए 1 महीने पहले, 1 महीना हो गया, रिपोर्ट लिखाई थाने पे, गंज थाने पे। हाँ। क्या नाम है इनका? मेरा पति का नाम है कैलाश सिंह रावत। इस औरत का नाम मेरे को पता नहीं है। यह कहाँ की है? इतने देर तो जोधपुर बता रही थी, उदयपुर बता रही थी, और अब कभी एक दूसरे से खबर मिली, यही घूमती रहती है। ये क्या कहती है आपको?
ये एक बोलती है कि मेरा पति है, मैंने भी शादी की है इससे। तो मैंने इनको बोला तूने ऐसे कैसे शादी कर ली, पहले 2 लड़के हैं, ऐसे कैसे शादी कर ली? आपने तलाक दे दिया क्या? नहीं, तलाक नहीं दिया। हाँ, ये तलाक का दबाव बना रहा है कि मतलब मेरे को तलाक दे दे तू। हाँ, घर से भी निकालने चाहता है, मतलब ये मर जाए खप जाए। और 2-2.5-3 साल तो मैं लकमे में रही। हाँ, मकान का किसका? इसका मकान का मेरे को पता नहीं। मैं पैसा आपके आदमी का ये इस औरत के साथ रहता है। आपकी शादी कहाँ हुई? कौन किसी को हुई? मेरी शादी यहाँ ये अजमेर। कहाँ पे? ये फाइसागर रोड रावत नगर में यहाँ हुई। और मेरा पियर तो वहाँ है ब्यावर से आगे। आज कहाँ पर आए आप? आज यहाँ कलेक्ट्री एसबी ऑफिस के एसबी के साहब के सामने पेश होने के लिए आए हम। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम संतोष है। पति का कैलाश सिंह रावत है। अजमेर में अनासागर चौपाटी पर लंबे समय से स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका के लिए ठेला थड़ी लगा रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा उन्हें वहां से हटाया गया। इसके विरोध में स्ट्रीट वेंडर द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। आज न्यायालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी किया गया। न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई 25 जून रखी गई है। आपकी ओर से एक वाद दायर किया गया था, क्या ये वाद था और किस तरह की जानकारी? ये जो अजमेर की जो महत्वपूर्ण झील है आना सागर झील, जहाँ आना सागर चौपाटी बनी हुई है, और जो रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस दिए गए, उनको किराए की रसीदें काटी गई, और अचानक नगर निगम का दस्ता आया और उन्होंने कहा यहाँ से हटा लीजिए। और बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के, बिना किसी कारण के जो लोग आजीविका चला रहे हैं, ये जो करीबन 32 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी तरफ से अदालत के अंदर वाद दायर किया गया है, स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अत्यंत आश्चर्य का विषय है, इनमें से अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग। आम लोगों में धारणा है ये लोग फ्री में सड़कों पर खड़े होकर व्यापार व्यवसाय करते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि हज़ारों रुपये महीना किराया उनसे वसूला जाता है नगर निगम के द्वारा। उसके अलावा कचरा संग्रहण का पैसा अलग से लिया जाता है, उसके अलावा फूड लाइसेंस का पैसा अलग लिया जाता है। और एक व्यापार करना जो एक शिक्षित वर्ग है, जब रोज़गार है नहीं, आजीविका को कोई साधन नहीं है, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, वैन लगा रहे हैं और स्ट्रीट फूड का व्यवसाय कर व्यापार कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। आप यदि अभी भी जाकर देखेंगे तो पूरे आना सागर चौपाटी पर वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए, उसके बावजूद इनको बिना किसी कारण के हटाने की धमकी दी गई है और इनको वहाँ पर खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। जबकि इनका टाइम शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक का टाइम है कि रात्रिकालीन में खड़े होते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। और जब मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि आना सागर चौपाटी का मतलब ही ये होता है जहां पर लोग घूमने आए, वहां पर व्यंजन का लुत्फ़ ले और मनोरंजन करें। जैसे मुंबई के अंदर जूहू चौपाटी है, उदयपुर के अंदर उमेश सागर के यहाँ चौपाटी है। तो जब चौपाटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर व्यंजन के और मनोरंजन के साधन लगेंगे, वहाँ लोग घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और वही हटा दिए जाएंगे, तो इसका मतलब या तो फिर आना सागर चौपाटी का नाम ही परिवर्तित करना पड़े। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। इस मामले को अदालत में ले जाया गया, जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जुलाई को अदालतें खुलेगी। इस मामले में आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र लगाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद कोर्ट ने इसको मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील माना और नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। और कल जो है इस प्रकरण की सुनवाई होगी और नगर निगम और जिला कलेक्टर की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। आपकी ओर से क्या कहा गया, क्यों वापस के अंदर ये अनुरोध किया गया है कि स्थानांतरित किया नहीं गया है। स्थानांतरित इनके खड़े होने का टाइमिंग ही जो है 6 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक का है। और ये जो है ठेला, वैन, गाड़ी, ये चल वाहन है जिन्हें कई लोग तो अपने स्थान पर ले जाते हैं और रोज़ लाकर खड़ा कर देते हैं। तो इसे हटाना नहीं कहा जाएगा। न तो इनको कोई नोटिस दिया गया, न कोई सुनवाई का मौका दिया गया, न नगर निगम के किसी अधिकारी या उसको ये अधिकार है कि वो इस तरह की कार्रवाई कर सके। जिससे मैं मीडिया से भी अनुरोध अपील करूँगा कि ये एक आजीविका का मामला, जिससे पूरे परिवार का लालन पालन भरण पोषण होता है। उनके बीवी बच्चों का क्या, उनका क्या दोष है, वो अपने बिल कैसे जमा कराएंगे, ये जो तमाम परेशानियां हैं। जिस तरह से नगर निगम की आप कार्रवाई देखते हैं तो वो डेयरी बूथ या कोई भी ठेला, कोई भी व्यावसायिक संस्थान इस तरह से जेसीबी से हटा कर पटकते हैं कि वो काम के काबिल ही नहीं रहता है, उसका सारा सामान तहस नहस हो जाता है। इस तरह से ये नहीं कर सकते। हटाने का भी एक तरीका होता है कि मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि किसी की आजीविका के लिए दुआएं लेना बहुत मुश्किल काम है, बद्दुआएं लेना बहुत आसान काम है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो दुआएं लें, बद्दुआएं नहीं लें।
और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्टॉर्मी न्यूज़।